नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। चाहे आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो या विधान परिषद विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय सदन के सामने यह विनियोग विधेयक क्रमांक 3 आया है और इसमें यह व्याख्या दी गई है कि भारतवर्ष की संचित पूंजी में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उनको भारतवर्ष की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में अंकित हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कार्यों के लिए और जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है उनकी यहाँ एक सूची दी गई है। इस वर्ष 1963 की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से बजट आया है तब से भारतवर्ष में सारे किसानों के लिए और उन दूसरे मित्रों के लिए जो किसानी करते रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न रहा है, और वह प्रश्न यह रहा है कि उनकी सरकार और उनके कुछ बोलने वाले जब तक यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आनी चाहिए। हाँ, हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह भी कहा गया कि आराम हराम है, कभी यह कहा गया कि जय जवान जय किसान, और अब तीसरा नारा हरित क्रांति का आया है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की मंत्रिमंडल के द्वारा और कांग्रेस के अन्य मित्रों के द्वारा जो बात कही गई है, वे मित्र कभी खेती करते नहीं हैं और न खेती के बारे में जानकारी ही रखते हैं। आदरणीय, भारतवर्ष में खेती का जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों के ऊपर आधारित है, और यह कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या भी है। प्रतिवर्ष हम खाद्य के रूप में बाहर से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगाते हैं और अनाज का उत्पादन करने के लिए हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की खाद मंगाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से गत 20 वर्षों में हमारे सामने बार बार कहा गया है, यह बात दोहराई गई है कि अब भारतवर्ष में हम बहुत जल्दी खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमको खाद्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेसी मित्रों ने जितने जोर जोर से यह कहा कि हम खाद्य की समस्या सुलझा रहे हैं, उतनी ही खाद्य की समस्या उलझती जा रही है। जनसंख्या की जो बात कही जाती है उसके मामले में हम यह निवेदन करते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे योग्य मित्र श्री शीलभद्र याजी को याद करना चाहिए कि उस समय रूस के पत्र प्रावदा ने आलोचना करते हुए क्या लिखा था। उसने लिखा था कि हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि भारत में कितने आदमी बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि हमारी समस्या है इनको क्या खिलाएंगे। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस भूमि पर राजस्व देना पड़ता है। उनको शहर वालों की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता, लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है क्योंकि गांव का जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उसको ग्राम पंचायत टैक्स देहातों में देना ही पड़ता है।
जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, भूमि राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर चला जाता है, तब उसको शहर में म्यूनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाद दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भर कर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज रहा, दुखी रहा तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। हम देखते हैं और यह हरेक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है। लेकिन देहातों में या गाँवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। हमारे गाँवों में आज भी ना बिजली है, ना डामर तथा सीमेंट की सड़क है। इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है। खासकर जो छोटे किसान देहातों में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत बुरी है। उपाध्यक्ष महोदय श्री भूपेश गुप्त ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक बातों को घुमा फिराकर ऐसे रूप में उपस्थित किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझ सका जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है, प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तिला देनी होती है। मैं बोलूँगा। श्रीमान, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहेगा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वित्त मंत्री के जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया, यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूँगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें और तब इस प्रकार की व्यवस्था के प्रश्नों को उठाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिन के संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे उनको न कहा जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निष्पक्ष लेख या समाचार प्रसारित न करें। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में, विशेषकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो, उसमें अगर इस प्रकार से दबाव डाला जाता रहा तो ये समाचार पत्र भाटों के गीत बनकर रह जाएंगे। फिर ये जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे। मैं एक और बात का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा और चाहूँगा कि श्री गुजराल जब अपना उत्तर दें तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रवृत्ति चल पड़ी है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाएं या राष्ट्रपति बाहर जाएं तो समाचार पत्रों के संवाददाताओं से सीधे संपर्क स्थापित किए जाएं। जो भी समाचार पत्र एजेंसी है या पत्र है, या उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ से किसी प्रतिनिधि को भेजें। मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जब प्रधानमंत्री ईरान यात्रा पर गई हैं और तो एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसीलिए अपने प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्क स्थापित किया था। यह प्रवृत्ति भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों की क्या स्थिति बनती जा रही है। अगर यह हाल रहेगा तो प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात नहीं होगी बल्कि अभिशाप होगा। इसी तरह की एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ यह है कि समाचार पत्रों को, अखबारों को जो न्यूज़ प्रिंट मिलता है उसकी स्थिति यह है कि लगभग 82% न्यूज़ प्रिंट विदेशों से आयात होता है। अभी पीछे जो आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार गत वर्ष हमारे देश में न्यूज़ प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी, लेकिन इसी अनुपात से इस वर्ष के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें 1,33,000 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है।
मैं जो विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से न्यूज़ प्रिंट का आयात होता है राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है। राज्य व्यापार निगम को जब पिछले वर्ष इस बात का आभास हो गया था कि न्यूज़ प्रिंट की यहाँ स्थिति होने वाली है तो राज्य व्यापार निगम ने आयात क्यों नहीं किया। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ई बुक का PDF चाहिए दोस्तों तो आप मात्र 14 रुपये का पेमेंट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।